हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम लोग बात कर रहे हैं रेशे का वर्गीकरण और रसायन के बारे में। ये हमारे टेक्सटाइल यूनिट 5 से पार्ट 3 वीडियो है इस टॉपिक पर। इससे पहले हम लोग अपनी प्रीवियस 2 वीडियोस में डिस्कस कर चुके हैं कि रेशे का वर्गीकरण कैसे होता है, मतलब ह्यूमन मैन मेड फाइबर्स और नेचुरल फाइबर्स क्या है, इनका हम लोग ब्रॉड क्लासिफिकेशन देख चुके हैं। और हम इसमें ये भी देख चुके हैं कुछ रसायन के बारे में, कुछ जो हमारे फाइबर्स हैं उनके रसायन के बारे में। आगे जो हमारे रसायन बचे हुए उनको हम कवर कर रहे हैं। अगर आपने अभी तक प्रीवियस वीडियो नहीं देखी है तो वो देखिए, जिससे आपको समझ में आए, बेसिक्स आपके क्लियर हो और आगे आप चीज को ज्यादा क्लियरली समझ पाए। तो आज हम बात करेंगे नायलॉन के बारे में। नायलॉन को हम मैनमेड सिल्क के नाम से भी जानते हैं और पॉलीएमाइड भी कहा जाता है इसको। तो आपको यहाँ 2 चीजें इंपॉर्टेंट पता चली नायलॉन के बारे में कि नायलॉन एक मैनमेड सिल्क है और इसे हम पॉलीएमाइड के नाम से भी जानते हैं। जो नायलॉन है उसको सबसे पहले 1930 में इंट्रोड्यूस किया गया था। पॉलीमर, इसके 2 पॉलीमर्स होते हैं जिनके मिलने से ये बनती है नायलॉन। ये है हेक्सामेथिलीन डायमीन और एडिपिक एसिड। जो ड्यूपॉन्ट कंपनी थी उसने सबसे पहली बार नायलॉन को मैन्युफैक्चर किया था या फिर इसका निर्माण किया था। इसके अंदर क्योंकि इसमें अमीनोज होते हैं, एमाइड होता है, सॉरी, दिस इज मेड अप ऑफ अमाइड, इसीलिए इसको पॉलीअमाइड कहा जाता है। क्योंकि पॉली मीन्स बहुत सारे अमाइड्स के मिलने से ये बनता है, दैट इज व्हाई इट इज आल्सो नोन एज पॉलीअमाइड। और ये लाइटेस्ट फाइबर होता है क्योंकि 1.15 ग्राम जो इसका वेट है वो पर सेंटीमीटर क्यूब में होता है, इसीलिए ये लाइटेस्ट फाइबर के नाम से भी जाना जाता है। तो यहाँ हमने बहुत सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को देख लिया है जो कि हमारे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, जैसे कि इसे पॉलीएमाइड भी कहते हैं, मैनमेड सिल्क भी कहते हैं। 1930 में ये सबसे पहले इंट्रोड्यूस हुआ था। 2 पॉलीमर्स होते हैं, हेक्सामेथिलीन डायमीन और एडिपिक एसिड। ड्यूपॉन्ट कंपनी ने सबसे पहले बनाया था। इसे पॉलीएमाइड भी कहते हैं क्योंकि इसमें बहुत सारे एमाइड्स होते हैं और ये लाइटेस्ट फाइबर होता है। फिर उसके बाद इसके माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर की बात करें तो ये बहुत ही रेगुलर होता है देखने में, और ये अर्धपारदर्शी भी होता है, यानी कि ट्रांसल्यूसेंट होता है। क्योंकि ये बहुत रेगुलर होता है, काफी लस्ट्रस होता है, तो उसको कम करने के लिए जो हमारा फाइबर है उसमें क्रिम्प दी जाती है। क्रिम्प इज बेसिकली इस तरीके की कुछ वेव्स दी जाती हैं। जैसे कि आप ऊन को देखते हैं तो ऊन क्या होता है कि ऊन में क्रिम्प होती है, आपके वुल में आप अगर उसकी एक लच्छी देखेंगे तो उसमें क्रिम्प्स होती हैं। या फिर आप अपनी चोटी को जब गूंथ लेते हैं तो उसके बाद जो हम बालों को खोलते हैं तो उसमें क्रिम्प्स आती हैं, तो वो हमारी क्रिम्प कहलाती हैं। जो क्रिम्प हैं उनको वो देने के लिए एक फाइबर में उसको हम टेक्सचराइजेशन की प्रोसेस कहते हैं, यानी कि टेक्सचर हम प्रोवाइड कर देते हैं फाइबर के अंदर। अब ये जो यहाँ पर मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगी जिसका आप आंसर मुझे कमेंट सेक्शन में देंगे और सही आंसर को मैं पिन कर दूंगी सो दैट आप उसका आंसर सही से, मतलब आपको पता चले कि सही आंसर क्या था। तो ये जो फाइबर होता है ये रेगुलर क्यों होता है, इसमें लिखा गया है दिस फाइबर इज वेरी रेगुलर। तो क्यों होता है इसका जवाब मुझे कमेंट सेक्शन में देंगे। तो आगे हम बात करते हैं इसके डायमीटर के बारे में। इसका डायमीटर 14 से 16 माइक्रोन्स होता है। ये ग्लास रॉड जैसा दिखाई देता है, एज यू कैन सी इन दिस डायग्राम। इसकी फ्लेक्सिबिलिटी अच्छी होती है और बल्क इंक्रीज करने के लिए भी नायलॉन का यूज किया जाता है। जो नायलॉन है उसको बेसिकली 2 टाइप में हम यहाँ पढ़ने वाले हैं, एक है नायलॉन 66 और नायलॉन 6। 2 तरीके के नायलॉन को हम देखेंगे जो काफी इंपॉर्टेंट है। नायलॉन 66 जो है वो 2 आपके पॉलीमर्स से बना होता है, एक तो हेक्सामेथिलीन डायमीन और एडिपिक एसिड, जो हम प्रीवियस स्लाइड पर देख चुके हैं। और हमारा जो नायलॉन 6 है वो बना होता है कैप्रोलैक्टिन साइलिक के द्वारा बना हुआ होता है। ये इसको हम अगर नायलॉन 66 की बात करें तो इसका जो दूसरा नाम है वो पॉलीहेक्सामेथिलीन डायमीन भी होता है, और नायलॉन 6 का जो दूसरा नाम है उसे पॉलीकैप्रोलैक्टम कहते हैं। क्योंकि ये जिस भी एसिड से बने हुए हैं, जिस भी अमीनो एसिड से बने हुए हैं, वो उसका नाम इसके साथ में एडजस्ट किया गया है। अगर हम इन दोनों की ही बात करें तो इन दोनों में ही, यानी कि नायलॉन 66 में और नायलॉन 6 में अमीनो लिंकेज होती है जो है NHCO लिंकेज के थ्रू ये एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं।
अब ये जो आप पॉइंट्स देख रहे हैं, ये सारे ही पॉइंट्स इन दोनों में ही फॉलो होने वाले हैं। तो जो मेल्टिंग, इनकी जो स्पिनिंग है वो मेल्टिंग स्पिनिंग के थ्रू, मेल्ट स्पिनिंग के थ्रू ये बनाए जाते हैं। डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्पिनिंग मैं आपको प्रीवियस वीडियोस में पढ़ा चुकी हूँ, अगर आपने वो नहीं देखी है तो उनको देख लें, आपको मेल्टिंग की जो स्पिनिंग की प्रोसेस है वो समझ आ जाएगी। उसी में हमारा एक टाइप होता है ड्राई स्पिनिंग, मेल्ट स्पिनिंग। तो उसमें हम यहाँ पे जो नायलॉन है उसको मेल्ट स्पिनिंग के फॉर्म से बनाते हैं, उस तरीके से बनाते हैं। इसकी जो टेनेसिटी होती है वो बहुत अच्छी होती है, यानी कि दृढ़ता बहुत अच्छी होती है, स्ट्रॉन्ग होता है फाइबर। इसमें थर्मल प्रॉपर्टीज जो होती हैं वो लो हीट कंडक्टिविटी होती है, यानी कि ये जो फाइबर होता है ये इसकी जो हीट कंडक्टिविटी होती है वो लो होती है, यानी कि कम होती है। ये एसिड के साथ में जल्दी हाइड्रोलिसिस हो जाता है, यानी कि टूट जाता है, और एल्कली इसको डल और येलोइश बना देती हैं। अगर हम बॉन्ड की बात करें तो नायलॉन में हाइड्रोजन बॉन्ड होता है। हायर लेवल ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड क्रिएट बिटवीन रेजिस्टेंस, क्रश, मेल्टिंग एंड स्टेन पेनिट्रेशन। ये जो हाइड्रोजन बॉन्ड होता है वो इनके बीच में जो बॉन्ड है उसको मेल्टिंग से, क्रश से, स्टेन से, पेनिट्रेशन से, इन सभी चीजों से बचाता है। जो इसकी डीपी है, अब डीपी का क्या फुल फॉर्म है ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे, क्योंकि प्रीवियस वीडियो में मैं डीपी को आपको बता चुकी हूँ, और उससे भी पहले 3 से 4 मंथ पहले मैं आपको इस वाले टॉपिक पर अच्छे से एक वीडियो समझा चुकी हूँ। तो डीपी का फुल फॉर्म क्या है वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। जो नायलॉन 66 है उसकी डीपी 50 to 80 होती है, और नायलॉन 6 की 200 होती है। इसका जो नेचर है हाइड्रोफोलिक नेचर होता है, यानी कि नॉट एब्जॉर्बेंट ड्यू टू क्रिस्टलाइन नेचर। क्रिस्टलाइन नेचर होने के कारण ये जल को अवशोषित नहीं करता है। स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन फॉर वाटर बाय पोलर एमाइड ग्रुप्स। जो पोलर एमाइड ग्रुप्स होते हैं उनके कारण इसमें जल के लिए एक स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन होता है। पुअर हीट कंडक्टिविटी होती है और लो हीट रेजिस्टेंस भी इसमें देखी जाती है। अब हम प्रीवियस वीडियो में रेयॉन के बारे में पढ़ चुके हैं, लेकिन स्टिल यहाँ पर मैं आपको एक बार और रिमाइंड करा देती हूँ कि जो रेयॉन है दैट इज मेड अप ऑफ सिल्क, वुल, कॉटन एंड लिलिन, यानी कि लिलिन, सिल्क, कॉटन, वुल, इन सभी के पल्प से बनता है। इसे हम आर्टिफिशियल सिल्क भी कहते हैं। और ये जो है ये आपके प्यूरिफाइड सेल्यूलोज से बनता है, जो बेसिकली आपका वुड का पल्प होता है। ये एक ब्लेंडेड फाइबर है, ये फर्स्ट मैन मेड फाइबर है जिसको ब्लेंड किया गया था। तो रेयॉन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसीलिए मैंने यहाँ इसको रिवाइज करवा दिया है एक बार, और आपने अगर नहीं किया है तो प्रीवियस वीडियो में आप उसको जाकर देख सकते हैं। यहाँ हम कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की बात कर लेते हैं सिंथेटिक फाइबर्स के ही बारे में। जैसे कि जो सिंथेटिक फाइबर्स हैं उनका पहला विचार 1664 ईस्वी में रॉबर्ट हुक के दिमाग में आया था। इसकी बात उन्होंने अपनी बुक माइक्रोग्राफिया में पब्लिश की थी। 1842 में यानी कि 1842 में लुईस श्रॉब ने कृत्रिम सूत बनाने की मशीन का आविष्कार किया था। ये क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं, तो ये पॉइंट्स आप याद रखेंगे। लुईस श्रॉब ने कांच से सूत का निर्माण किया था, उन्होंने ग्लास के थ्रू एक सूत का निर्माण किया था। 1845 ईस्वी में स्विस ने केमिस्ट्री साइंटिस्ट यानी कि CF शूनबेन ने कृत्रिम सूत निर्माण में नाइट्रोसेल्यूलोज की खोज की थी। भारत में कृत्रिम सूत का निर्माण 1950 ईस्वी में आरंभ हुआ। देखिए जो कृत्रिम सूत है यानी कि आपका जो सिंथेटिक फाइबर है उसकी शुरुआत 1664 में स्टार्ट हो गई थी, लेकिन इंडिया में 1950 में इसका आरंभ हुआ था। अगर हम बात करें कि हमारे जो हमारे फाइबर्स होते हैं वो कितने तरीके के होते हैं, तो हम ये प्रीवियस वीडियो में भी बात कर चुके हैं। यहाँ पर मैं आपको थोड़ा सा और समझा देती हूँ कि ये फिलामेंट, मोनोफिलामेंट और स्टेपल, इन 3 टाइप के होते हैं। बेसिकली आपको 2 ही टाइप देखने को मिलेंगे, फिलामेंट्स और स्टेपल फाइबर्स। फिलामेंट यान उनके महीन अखंड तंतु होते हैं, हल्की ऐंठन के साथ इनको बनाया जाता है, यानी कि अनेक महीन अखंड तंतु यानी कि पॉलीमर्स होते हैं इसमें, जिनको हल्की सी ऐंठन के साथ में बनाया जाता है। और ये यार्ड्स में होते हैं, इतने लंबे होते हैं कि ये यार्ड्स में होते हैं।
और ये मैनमेड होते हैं। सिर्फ एक जो तंतु है आपका जो है कि सिल्क, वो आपका नेचुरल फिलामेंट है। मोनोफिलामेंट सिर्फ एक फाइबर होता है जिसमें, और स्टेपल्स आर मेड बाय सिंथेटिक फाइबर्स जो 0.7 से लेकर 15 इंचेस लॉन्ग होते हैं, और ये एक रूप होते हैं देखने में। स्टेपल फाइबर जो होते हैं वो छोटे होते हैं, आप इनका साइज देख सकते हैं, ये यार्ड्स में होते हैं आपके, और ये इंचेस में ही होते हैं। ये सिंथेटिकली भी बन सकते हैं, और आपके नेचुरल फाइबर जैसे कि आपका वुल है, कॉटन है, ये सभी आपके नेचुरल स्टेपल फाइबर्स होते हैं। फिर उसके बाद हम बात करते हैं टो के बारे में। इसमें अनेक अखंड तंतु होते हैं, यानी कि पॉलीमर्स होते हैं। रस्सी के रूप में होता है ये, इसमें ऐंठन नहीं दी जाती है, और ये समानांतर होते हैं यानी कि लीनियर होते हैं। इसमें छोटे टो और बड़े टो दो तरीके के होते हैं। छोटे टो का साइज जो है वो 500 से लेकर 5000 डेनियर होता है, और बड़े टो का 75,000 से लेकर 5 लाख डेनियर होता है। अब आते हैं हम स्पन यार्न के बारे में। स्पन यार्न जो कि ब्लेंडेड होते हैं, सिंथेटिक होते हैं, और स्पिनिंग के द्वारा बनाए जाते हैं। जैसे कि कपास, ऊन, पटसन, ये सभी को ब्लेंड इसमें किया जाता है। जब हम किसी भी, जैसे कि आपका रेयन बनाया था तो उसमें भी तो ब्लेंडिंग की गई थी, उसमें वुड पल्प की ब्लेंडिंग की जा रही थी, तो वो स्पन यार्न हमारे होते हैं। अब हम कुछ यार्न की इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में बात कर लेते हैं, जिसमें हम कहेंगे ग्रुप के बारे में, उसका औद्योगिक क्या नाम है, उसमें क्या मटेरियल लगता है, और किस कंट्री ने उसको प्रोड्यूस किया है। तो इन पॉइंट्स पर हम बात करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं सेल्यूलोज रेयन के बारे में। इसका जो औद्योगिक नाम है वो है हमारा रेयन। ये कास्ट लुगदी यानी कि वुल पल्प से बनाया जाता है, और सभी कंट्रियां इसका प्रोडक्शन करती हैं। फिर है हमारा प्राकृतिक एसीटेट। इसमें कई सारे आते हैं, जैसे कि एसीटेट जो कपास, लिंटर और कास्ट लुगदी के मिलाने से बनता है। सभी कंट्रीज इसका निर्माण करती हैं, जो संयुक्त राष्ट्र अमेरिका के अंतर्गत आती हैं। फिर है आपका विकारा। विकारा जो है वो मक्का और प्रोटीन से बनता है। फिर उसके बाद है आपका मेरिनोवा। मेरिनोवा केसीन से बनता है, यानी कि मथे हुए दूध से बनाया जाता है। इसमें यही मटेरियल यूज होता है, और ये इटली में प्रोड्यूस किया जाता है। फिर है फिब्रोलेन। ये भी केसीन से यानी कि मथे हुए दूध से बनता है, जो कि यूएसए में बनता है। फिर है एल्गिनेट जो कि समुद्री घास और एल्गिनिक एसिड से बनता है। ये यूके में डेवलप किया जाता है। यूके इज द कंट्री वेयर दिस पर्टिकुलर फाइबर इज बीइंग डेवलप्ड। फिर उसके बाद है संश्लेषित तंतु, जिसमें आते हैं हमारे पॉलीएमाइड। पॉलीएमाइड में है आपका, इसमें नायलॉन 66 हेक्सामेथिलीन डायअमीन यूज होता है। यूके, यूएसए और कनाडा में ये डेवलप किए जाते हैं। फिर है एमाइलोन जो हेक्सामेथिलीन डायअमीन और एडिपिक एसिड से मिलकर बनते हैं। ये जापान में डेवलप की जाने वाली कंट्री है, ये जापान में डेवलप होता है ये। नायलॉन 6 है पॉलीन कैप्रोलैक्टम जो पश्चिमी जर्मनी में बनता है। नायलॉन 11 सिबेसिक अम्ल के द्वारा बनाया जाता है, और फ्रांस, हंगरी और रिल्सॉन में बनाया जाता है। फिर है पॉलिएस्टर टेरेलिन। ये टेरेथेलिन अम्ल के द्वारा बनाया जाता है, और यूएसए और जर्मनी में ये डेवलप होता है। फिर है आपका पॉलीएक्रिलिक ओरन एक्रिलोन। ये एक्रिलोनाइट्रिल मटेरियल यूज करके बनाया जाता है, और यूएसए और इंग्लैंड में बनता है। पॉलीएथिलीन की बात करें तो ये कोरलिन के थ्रू बनाया जाता है, और इटली में डेवलप होता है। और फिर उसके बाद हम बात करते हैं पॉलीप्रोपिलोन मोप्लेन के बारे में। तो विनाइल क्लोराइड से बनता है, और यूएसए में डेवलप होता है। अब आप कहेंगे इतने सारे नामों को हम कैसे याद रखेंगे, तो बेसिकली आपको जो मेनली इंपॉर्टेंट याद रखना है, पॉलीप्रोपिलीन वाला याद रखना है, नायलॉन 6 याद रखना है, और आपको याद रखना है एमाइलोन, पॉलीएमाइड, और ये तो सारे ही आपको यहाँ पे याद करने हैं। ये आपके बेसिकली इम्पॉर्टेंट है। फिर उसके बाद हम इनके औद्योगिक उपयोग के बारे में बात करें, तो जो बबल फिल होता है, जो विस्कोस रेयन से बना होता है, उसको हम लाइफ सेविंग जैकेट्स के लिए यूज करते हैं, पेंटूम्स के लिए यानी कि नौका सेतु के लिए, राफ्ट के लिए, और इंसुलेटर्स के फॉर्म में, और सर्जिकल ड्रेसिंग के रूप में भी इनका प्रयोग किया जाता है।
सेल्यूलोज एसीटेट की बात करें तो ये फीमेल के जो बाथिंग क्लॉथ होते हैं उनकी ड्रेस में एज अ मटेरियल यूज होता है, मेल्स की टाई में, आपकी ड्रेसिंग गाउन में और आपके कॉलर्स में इसको यूज किया जाता है। इट वर्क्स एज अ इंसुलेटर इन इलेक्ट्रिक वायर एंड कॉइल्स। जो ये जो आपकी कॉइल्स होती हैं और जो इलेक्ट्रिक वायर्स होते हैं उनमें इंसुलेटर का भी काम करता है। आपने पाइप देखे होंगे, उन पर लाल, हरे रंग के, पीले रंग के एक कवर चढ़ा हुआ होता है, तो वो वही आपका सेल्यूलोज एसीटेट होता है। और आपने अगर स्विमिंग कॉस्ट्यूम्स देखी होंगी फीमेल की, या फिर आपने बाथिंग ड्रेसेस देखी होंगी, तो उन पे भी वो भी सेल्यूलोज एसीटेट की बनी हुई होती हैं। आपकी नॉर्मली आप टाई देखते हैं मेल्स की, या फिर ड्रेसिंग गाउन देखते हैं, कॉलर्स देखते हैं, वो सेल्यूलोज एसीटेट के ही बने हुए होते हैं। फिर हम बात करते हैं फोर्टिसन और टेनोस को। ये टायर की रस्सी बनाने के लिए और पैराशूट बनाने के लिए यूज होता है। एल्गिनेट की बात करें तो ये फ्लेम प्रूफ होता है। और नायलॉन जो है वो पैराशूट के कपड़े, रस्सी, अश्वसज्जा, टाइपराइटर के फीते, बोतल साफ करने की ब्रश, तिरपाल, हवाई जहाज की पेट्रोल टंकी आदि के लिए यूज किया जाता है। तो यहाँ हमने पॉइंट अपना फर्स्ट कंप्लीट कर लिया है, रेशे के वर्गीकरण और उसका रसायन। आई होप आपको इन तीनों ही पार्ट्स में कंप्लीटली समझ आ गया होगा कि सारी ही चीज़ों के जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स थे वो मैंने यहाँ डिस्कस कर लिए हैं। फिर भी कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, अपने ग्रुप्स में, अपने स्टेटस पर, अपने फेसबुक ग्रुप पर, अपने होम साइंस का या फिर कोई भी आपका इससे रिलेटेड कोई भी ग्रुप हो वहाँ पर आप शेयर करें, सो दैट ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को ग्रुप चैनल का इंफॉर्मेशन मिल सके। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करना ना भूलें, सब्सक्राइब करें अगर आप न्यू विजिटर हैं तो। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड हैव अ गुड डे। बाय बाय।